I will be starting with Indian Partnership Act 1932. Before that, I will give some introduction about the laws. Try to understand. Basically, in India, the contracts are governed by Indian Contract Act 1872. Any kind of contract, I'm talking about the business contract. Try to understand. We are learning mercantile laws, business laws in our syllabus. So all the business contracts in India are governed by, mercantile contracts are governed by Indian Contract Act 1872. Initially, I will share my screen. Okay? So let me share the screen. स्क्रीन शेयर हो रही है, एक सेकंड खाली. Yeah. So yeah, try to understand. Indian laws are basically originated from English laws. ये पता होना चाहिए because अंग्रेजों ने हम पे ऑलमोस्ट 150 इयर्स राज किया था, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम लॉज इन इंडिया आर सोर्स आउट ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ. इंग्लिश कॉमन लॉ के थ्रू इंडियाज में लॉज है. एंड इन योर सिलेबस यू विल आल्सो लर्न मेनी केस स्टडीज which are dated back to like pre-independence era. So maximum case studies are borrowed from English laws. Try to understand. And that is the base of Indian laws, Indian acts. Law क्यों होना चाहिए? Laws are rules. They are like rules and regulations are contained, right? They are right in a law. Example, हम अगर सिग्नल जंप करते हैं तो हमें फाइन लगता है. उसके लिए व्हीकल एक्ट है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो फाइन कितना रहेगा, कौन से केसेस में फाइन लगेगा, दैट इज गिवन इन दैट एक्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर लॉज नहीं रहेंगे तो राइट सिविलाइज सोसाइटी क्रिएट नहीं होगी. इसलिए लॉज की बहुत जरूरत है. इन आवर सिलेबस बेसिकली देयर आर 5 लॉज. एक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो सबसे मेन लॉ है. राइट, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट लॉ. राइट, एक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. Indian Contract Act 1872. This is before independence. Try to understand. Indian Contract 1872 is the first law. This talks about the contract between the mercantile persons. Second, that is in our syllabus, is SOGA, Sale of Goods Act 1930. Again pre-independence, right? ये मैंने अकाउंट्स के एक चैप्टर में सोगा सेक्शन 24 का जिक्र किया था. इन सेल ऑफ गुड्स, राइट, ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस में सेक्शन 24 के अंदर मैंने सोगा 1930 का रेफरेंस लिया था. सो दिस लॉ, दिस एक्ट टॉक्स अबाउट द सेल ऑफ गुड्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. वारंटी वगैरह ये सब चीजें उसमें गवर्न की जाती है. सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. The third act is IPA, Indian Partnership Act. The Indian Partnership Act. Indian Partnership Act in 1932. It governs the partnerships in India. हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग की है, 12th में पार्टनरशिप अकाउंटिंग की है. Now एक्चुअल में पार्टनरशिप is a relation between the persons. Try to understand, right? And वो रिलेशन को गवर्न करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, right? That is what I am going to take, right? The fourth is limited liability partnership, right? And fifth is Companies Act.
कंपनीज एक्ट 2013 में, वो LLP 2008, कंपनीज एक्ट 2013 में ओल्ड कंपनीज एक्ट कैंसिल किया गया और रिपील किया गया. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब भी हम बोलते हैं एक लॉ अगर वो ओल्ड हो जाता है, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लॉज नीड टू बी चेंज्ड. लॉज को चेंज करना होता है बिकॉज, राइट, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है. जिस इन्वायरमेंट में, बिजनेस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं वो चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंगली लॉज भी चेंज होनी चाहिए. लॉज में जो चेंजेस लाते हैं दे आर ब्रॉट थ्रू अमेंडमेंट्स. अगर कोई लॉ में चेंज लाना है तो हम अमेंडमेंट करते हैं, उस लॉ में अमेंड करते, उस लॉ को अमेंड करते, उसको बोला जाता है अमेंडमेंट हो रही है. बट अगर पूरा लॉ ही कैंसिल करके नया लॉ लेके आते हैं, उसको बोला जाता है लॉ इज रिपील्ड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. उसको बोलते हैं लॉ इज रिपील्ड. क्या बोला मैंने? एग्जाम्पल, अगर आपको पता होगा जीएसटी आ गया, बराबर. जीएसटी के पहले वैट था, सर्विस टैक्स था, अलग अलग था. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वैट था, सर्विस टैक्स था, राइट. देन एक्साइज रिलेटेड था, एक्साइज लॉ था, राइट. ये सब लॉ जो थे उनको कैंसिल किया गया, उनको रिपील किया गया into a new act. They were repealed into GST, Goods and Service Tax. Try to understand. Repealed मतलब पूरा का पूरा कैंसिल होगा और नया लॉ बन जाएगा. On similar basis, कंपनीज एक्ट जो ओल्ड वाला कंपनीज एक्ट था 2013 में वो रिपील किया गया. 2013 में उसको रिपील किया गया, मतलब पुराने एक्ट को हटाया गया एंड नया एक्ट पार्लियामेंट में पास किया गया, right? There is always need to change the laws as environment changes. Try to understand. There are many laws in India which are still not changed. उनमें चेंजेस की जरूरत है, वो करनी चाहिए. For your information, even जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स एक्ट जो इंडिया का है, that is also under scrutiny. वो भी मे बी आप इंटर में रहोगे, मे बी आप सी फाइनल में रहोगे, तब उसको रिपील किया जाएगा इनटू डायरेक्ट टैक्स कोड दैट इज प्रपोज्ड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. उस पे, राइट, एक कमिटी काम कर रही है, राइट. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, लॉज को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज करने की जरूरत होती है. अगर कोई सेक्शन चेंज हो रहे, कोई प्रोविजन चेंज हो रही है, हम उसको बोलते हैं लॉज अमेंड हो रहे हैं. एंड अगर पूरा लॉ कैंसिल किया जाता है और नया लॉ लेके आते हैं तो उसको रिपील्ड बोला जाता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. द लॉ इज रिपील्ड. ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई विल गिव सम बैकग्राउंड अबाउट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इसका मतलब यह है कि 1932 के बाद ही पार्टनरशिप बनना स्टार्ट हुआ क्या? दिस कैन बी ए सिंपल क्वेश्चन. लॉ 1932 में आ गया, मतलब 1932 के पहले ये लॉ इफेक्ट हुआ है 1 अक्टूबर 1932. इसके एप्लीकेबल सिंस 1 अक्टूबर 1932. इसका मतलब इसके पहले पार्टनरशिप नहीं थे क्या? अगर थे तो उनको कौन गवर्न करता था, कौन सा एक्ट उनको गवर्न करना था? These are some basic questions. I will address those questions before we actually enter into the law. Try to understand. Basically 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट, 1872, राइट, फॉर्म किया गया. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872. Under this act there were total 266 sections. Try to understand. मैं यहां पे आपको समझाता हूं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले आया, ठीक है, रिलेटेड टू अस. इसमें से सेक्शन 1 to section 75. Section 1 to section 75 were general, right, were general principles of, right, were general principles of contract and quasi contracts.
सबसे पहले कौन सा एक्ट था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। उसमें से सेक्शन 1 टू सेक्शन 75, राइट, डील्स विथ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स का भी मैंने एक जगह पे जिक्र किया था अकाउंट्स में, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, उसमें बोला था इफ, राइट, उसमें मैंने बोला था कि आपको एक होता है एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, दूसरा होता था इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, एंड तीसरा मैंने बोला था कॉजी एक्सेप्टेंस। कॉजी एक्सेप्टेंस मैंने वहां पे बोला था लॉ इन्फोर्सेस दैट कॉन्ट्रैक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं रास्ते से जा रहा हूं और मुझे कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज मिलती है, लॉस्ट प्रॉपर्टी मिलती है, राइट, आई एम ए फाउंडर ऑफ द लॉस्ट प्रॉपर्टी, लॉ मेक्स, राइट, me to find, take a reasonable step to find out the owner of the lost property, और मैंने उसको वो चीज उसको रिटर्न करनी चाहिए। ये कहाँ पे लिखा नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये लॉ हम पे बाइंडिंग करता है, हमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रखता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सच कॉन्ट्रैक्ट, जिस जो चीज मुझे मिली उसका ओनर और मैं उसको जानता नहीं, लेकिन लॉ हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट डाल देता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसको ढूंढूं और मैं उसको वो चीज रिटर्न करूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सच कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर इन्फोर्स्ड बाय लॉ, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, हम दोनों खुद होके कॉन्ट्रैक्ट करे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे लॉ, कोर्ट हम दोनों को कॉन्ट्रैक्ट में ला रहा है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता है। यू विल लर्न दैट इन डिटेल इन, राइट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। उसके बाद सेक्शन 76 टू, राइट, 123, सेक्शन 76 टू 123, ठीक है, ये एक्ट, ये सेक्शन सोगा के थे, आई मीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, these sections were related to sale of goods। ये जो सेक्शंस थे, राइट, सेल ऑफ गुड्स के रिलेटेड थे, कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स। 1930 में क्या किया गया, इन सेक्शन को रिपील किया गया, इनको वहां से कैंसिल किया गया, एंड एक नया एक्ट बनाया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये चैप्टर, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर नंबर 7 था। क्या बोला मैंने? चैप्टर नंबर 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 76 टू सेक्शन 123 वर रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स। मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले किस में था? वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था। देयर वाज ओनली वन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसमें, राइट, सेक्शन 76 से 123 रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स थे। बाद में क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट 266 सेक्शन थे उसमें, 266 सेक्शन थे, तो एक ही एक्ट बहुत बड़ा होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, उसमें से सेल ऑफ गुड्स रिलेटेड जो सेक्शंस थे उनको वहां से डिलीट किया, रिपील किया इनटू ए न्यू एक्ट जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, राइट, 1930। ये कब हुआ? 1930 में हुआ। देन सेक्शन 124 टू 147, section 124 to 147 were related to indemnity, right, they are related to indemnity and guarantee. These sections are still there, try to understand, in contract इनको अलग से नहीं किया गया, indemnity and guarantee. So this is your inter, ये इंटर में आपके इंटर के सिलेबस में लॉ में यू विल लर्न इंडेमनिटी एंड गारंटी क्या होती है। हम गारंटी कब देते हैं, गारंटर वगैरह, आपने नाम सुना होगा, लोन के लिए गारंटर वगैरह रहता है, तो उसके रिलेटेड वो कॉन्ट्रैक्ट है ना। बैंक से मैं लोन ले रहा हूँ और उसके लिए कोई गारंटर है, तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अगेन। दैट कॉन्ट्रैक्ट, उसके रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो सेक्शन 124 टू 147 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है। सो इंडेमनिटी एंड गारंटी के रिलेटेड। Then section 148 to section 148 to 181, right, related to bailment and pledge. Bailment and pledge, मैंने bailment एक वर्ड यूज किया था कहाँ पे, कंसाइनमेंट अकाउंट में, अगर याद होगा तो मैंने बोला था कि when consignor consigns goods to consignee, consignor becomes bailor, consignee becomes bailee,
And as per Belmont, this is a transaction of the Belmont, and as per Belmont Act, consignee is required to take reasonable care of the goods. किसी ने मुझे पूछा था अगर कंसाइनी के इधर लॉस होता है तो who will be responsible, ये मैंने पूछा था. That transaction is governed by Belmont. Try to understand. It is a Belmont transaction. So consignor, bailor, consignee bailey है, हम उसको goods दे रहे हैं, जिसके possession में goods है वो bailey बन गया. And as per this act or as per these sections, try to understand, right? Bailey, that is consignee, is required to take reasonable care of the goods. ऐसी केयर लेनी चाहिए जैसे उसके गुड्स है. अगर उसके गुड्स होते तो कैसे केयर लेता, वैसे ही केयर उसने लेनी चाहिए. एंड रिलेटेड टू ऑल दैट, राइट, यू विल लर्न अगेन, दिस इज इन इंटर. ठीक है. देन सेक्शन 182 टू सेक्शन 238. सेक्शन 182 to section 238 related to agency. Then section 239 to section 266 were related to partnership transactions, partnership contract के related थे. Now उनको निकाल दिया गया, वहां से रिपील करके एक नया एक्ट बनाया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ये चैप्टर हुआ करता था 11. ये पूरा का पूरा पहले कॉन्ट्रैक्ट था. ट्राई टू अंडरस्टैंड. कॉन्ट्रैक्ट में टोटल 266 सेक्शन थे. सेक्शन 1 to 266. टोटल चैप्टर्स 11 थे. चैप्टर 1, ट्राई टू अंडरस्टैंड, टोटल कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली सेक्शन 266 सेक्शंस हुआ करते थे. टोटल चैप्टर 11 थे कॉन्ट्रैक्ट में. बट ये लॉ बहुत बल्कि हो गया, तो उन्होंने क्या किया, सेक्शंस रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स का एक अलग एक्ट कर दिया, जिसका नाम दे दिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. और फिर पार्टनरशिप रिलेटेड के जो सेक्शंस थे उसको भी वहां से निकाल के नया लॉ, नया एक्ट बना दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. So try to understand the source of SOGA and source of IPA, Indian Partnership Act and SOGA, is Indian Contract Act 1872. उनका फादर कौन है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है. मतलब ये लॉज कहां से उठाए गए? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकाले और कहां पे डाल दिए उन्होंने, राइट, वो उन्होंने डाल दिया इंडियन, राइट, सोगा में, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डाले गए. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आपको चाहिए तो एक रेफरेंस देता हूं. मैं एक चीज ढूंढ रहा था, एक सेकंड. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ढूंढता हूं मैं. 1872 पीडीएफ ढूंढा मैंने, पीडीएफ में मिल जाएगा इजीली हमें. ठीक है. द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो भी अभी मैंने डिस्कस किया वो चीजें आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ध्यान देना. मैं इसको कैरी करता हूँ नोटेबिलिटी एप्लीकेशन में, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा मार्क करना. ठीक है, ध्यान देना. सो मैंने डाउनलोड किया है वो एक्ट. आई विल शो यू कि जो अभी मैंने बोला वो कैसे था पहले. ठीक है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872. This was the original act. Try to understand. You will find the Indian Contract 1872. Right? Arrangement of sections उन्होंने दिया. Right? Chapter 1. Then Chapter 2. Right? ये सब आपके फाउंडेशन में. Then comes your Chapter 3. Chapter 4. Then आगे होगा Chapter 5, चैप्टर 6. चैप्टर 6 रिलेटेड टू, राइट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह. ठीक है. चैप्टर 7 जो मैंने बोला, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेक्शन 76 टू सेक्शन 123 क्या लिखा है, सेल ऑफ गुड्स.
Chapter 7 of the Indian Contract Act was related to sale of goods. Section 76 to 123 was related to sale of goods. It is repealed into, आज ये कौन सा एक्ट बन गया है? ये आज एक्ट बन गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. लिखा है उन्होंने, देखो पहले वो सेक्शंस कहाँ पे थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में थे, वहां से निकाल के उन्होंने किस में डाल दिया? राइट, उन्होंने वो डाल दिए, राइट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अलग बन गया. नाउ राइट, चैप्टर नंबर 8 रिलेटेड टू इंडेमनिटी एंड गारंटी, जो मैंने आपको बोला, सेक्शन 124 टू सेक्शन 147. आप यहाँ पे देखो, राइट, ये सेक्शन नंबर लिखे. सेक्शन नंबर 1 रिलेटेड टू टाइटल वगैरह, वो लॉ का नाम वगैरह रहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी आपको दिखेगा. टू सेक्शन 75, टू सेक्शन 75 ये आपके फाउंडेशन में. सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 एज ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बोल के आपके फाउंडेशन में. फिर सेक्शन 76 टू 123 वो नया एक्ट बन गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो भी सॉरी सेल ऑफ गुड्स एक्ट बन गया, वो हमारे किस में? फाउंडेशन में. सेक्शन 124 टू सेक्शन 147 वो किसके रिलेटेड है? दैट इज इंडेमनिटी एंड गारंटी के रिलेटेड है. वो यू विल लर्न दैट इन इंटर. ठीक है. चैप्टर नंबर 8 इज रिलेटेड टू बेलमेंट. इट इज रिलेटेड टू बेलमेंट. सेक्शन 148 टू सेक्शन, राइट, आप देख सकते हो 181 इज रिलेटेड टू बेलमेंट. चैप्टर नंबर 10 इज रिलेटेड टू एजेंसी. 182 टू सेक्शन आप देख सकते हो, राइट, 238 is related to agency functions, agency act. And chapter number 11, जो chapter number 11 है, try to understand, you can find related to partnership, section 239 to section 266 it is repealed, you can find. So यही मैं बोल रहा हूं कि source of Indian Partnership Act, right, and source of Sale of Goods Act. Sale of Goods is the 7th chapter. Yes, Sale of Goods Act is Indian Contract Act 1872. The Indian Contract 1872. So the first very basic, इसका मतलब 1932, 1 अक्टूबर 1932 में जब हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल हुआ, उसके पहले भी पार्टनरशिप थे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड दे वर गवर्न बाय whom? दे वर गवर्न बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सर 1872 तक तो आपने बोल दिया, so मतलब हमारी जर्नी अभी तक क्या होगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड. आज हम कहां पे? यहां पे. टुडे वी आर इन 2020. 1932 यहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, राइट, 1932. मतलब आफ्टर दैट एक सेपरेट एक्ट बन गया पार्टनरशिप के लिए. इसके पहले कौन सा था? चैप्टर 11. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसके पहले था चैप्टर 11 ऑफ राइट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. मतलब ये 1872. इसके पहले पार्टनरशिप थे नहीं थे क्या? थे ना पार्टनरशिप. मैं नहीं बोल रहा कि इसके पहले पार्टनरशिप नहीं थे. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज, राइट, इंग्लिश कॉमन लॉ. इंग्लिश कॉमन लॉ था, राइट. इंग्लिश कॉमन लॉ यूज्ड टू गवर्न कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया. फिर इन इंग्लिश कॉमन लॉज वो जनरली हमारे इंडिया में उतने लाइक हमारे कल्चर के साथ मैच नहीं हो रहे थे. लॉज शुड मैच विथ योर कल्चर, राइट, योर ट्रेडिशन एंड एवरीथिंग. तो उसके बाद उन्होंने लाइक हिंदूज के लिए एक अलग एक्ट था, लाइक मुसलमान लोगों के लिए अलग एक्ट था. ऐसे अलग अलग एक्ट बन गए, राइट. अगर वो दोनों एक्ट काम नहीं करेंगे तो हम इंग्लिश कॉमन लॉ का रेफरेंस लेंगे वगैरह वगैरह. आई एम नॉट गोइंग, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. बट मैं आपको बोलता हूँ कि इसके पहले भी लॉस थे. 1872 के पहले भी पार्टनरशिप फर्म थे एंड उसके लिए अलग एक्ट थे. 1872 में प्रॉपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया अप टू 1932. उसके बाद एक अलग एक्ट बन गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इसका मतलब पार्टनरशिप पहले भी थे, ऐसे नहीं कि पार्टनरशिप नहीं थे. दिस इज वेरी बेसिक थिंग. नाउ राइट, सो हमें लर्न करना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. So ये था हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. So what is the source of Indian Partnership Act? Source of Indian Partnership Act is Indian Contract Act 1872. Try to understand.
राइट. आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ विथ यू, डोंट वरी. समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ. द लॉ रिलेटेड टू द पार्टनरशिप इन इंडिया वाज फॉर्मली कंटेन्ड, राइट, इन सेक्शन 239 to section 266 of Indian Contract Chapter number 11. These sections were repealed and the present act containing the rules of law relating to the partnership were enacted. The new act was called as Indian Partnership Act 1932. It is not the Indian, it is Indian Contract, IPA, Indian Partnership Act 1932. अच्छा, ये लॉ कब एप्लीकेबल हुआ? राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये लॉ कब एप्लीकेबल हुआ? राइट. व्हाट इज द टाइटल ऑफ द लॉ? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. What is the commencement? It is applicable from 1st October 1932. Indian Partnership Act is applicable from or with effect from 1st October 1932 except टोटल 74 सेक्शंस है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में टोटल 74 सेक्शंस है. शायद से मेरे पास वो है, आई विल शो यू. मेरे पास मैंने निकाल के रखा था. यस, इट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बेयर एक्ट. व्हाट डू मीन बाय बेयर एक्ट? ट्राई टू अंडरस्टैंड. बेयर एक्ट मतलब जो कंटेंट है, मेन लॉ का कंटेंट है, वो बेयर एक्ट बोलते हैं. हर एक्ट जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है और बाद में अगर उसमें कोई चेंजेस करने, वो चेंजेस होते हैं, जो मेन लॉ है, सोर्स लॉ है, उसको बेयर एक्ट बोलते हैं. दिस इज ए कॉपी ऑफ द बेयर एक्ट जो मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो इट इज द हेड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, राइट. सो टोटल कितने सेक्शंस हैं? टोटल 74 सेक्शंस हैं. हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में टोटल 74 सेक्शंस है. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? ट्राई टू अंडरस्टैंड. द फर्स्ट सेक्शन टॉक्स अबाउट द टाइटल, राइट, ऑफ द लॉ, द कमेंसमेंट ऑफ द लॉ, द ज्यूरिडिक्शन ओवर विच दिस लॉ इज एप्लीकेबल. सो क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू इफेक्ट, राइट, ऑन 1st October 1932. उसकी डेट क्या है? 1st October. डेट पता होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1st October 1932 को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल हो गया इन इंडिया. ठीक है. देन इट डील्स विथ व्हाट? इट गवर्न्स पार्टनरशिप रिलेशंस. इट गवर्न्स व्हाट? पार्टनरशिप रिलेशंस. मतलब वेदर द एसोसिएशन इज अ पार्टनरशिप और नॉट. एक्चुअल में कोई एसोसिएशन है, वो पार्टनरशिप है या नहीं है, ये डिसाइड करना. अगर वो पार्टनरशिप है तो उनमें जो पार्टनर्स के क्या रिलेशंस रहेंगे, उनके राइट्स क्या रहेंगे, उनके ड्यूटीज क्या रहेंगे. अगर डिसोल्यूशन होता है तो डिसोल्यूशन कौन से कंडीशंस में या कौन से सिचुएशन में डिसोल्यूशन होगा, राइट. पार्टनरशिप के टाइप्स क्या हो सकते हैं, पार्टनर्स के टाइप्स क्या हो सकते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. उसके बाद अगर जो पार्टनरशिप में अगर चेंजेस होते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हमने अकाउंट्स में सीखा था 12th में, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, राइट. अगर वैसे होता है तो उसके लिए क्या क्राइटेरियाज रहेंगे, ये सब चीजें, राइट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करता है. इन सिंपल वर्ड्स, इज गवर्न्स द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स, द पर्सन्स हु हैव फॉर्म्ड द पार्टनरशिप. सो इट टॉक्स अबाउट द रिलेशंस बिटवीन द पार्टनर्स. इट टॉक्स अबाउट म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टनर्स. पार्टनर्स के राइट्स क्या है, उनके ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज क्या है, इसके बारे में ये एक्ट डिस्कस करता है. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. This act got applicable with effect from 1st October 1932. इसमें टोटल 74 सेक्शंस है. कितने सेक्शंस है? 74. All sections except section 69 1st October 1932 को applicable हो गए. Section 69 got applicable exactly 1 year after. वो एप्लीकेबल हुआ 1st October 1933 को, वो एप्लीकेबल हो गया. सेक्शन 69 डील्स अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स. आपको इतना तो पता होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स इज ऑप्शनल. ये आपने OCM में सीखा होगा इन योर 12th या मे बी 11th में. रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल. So there are two types of the firms. आप on the basis of registration बोल सकते हो. Those are registered
and those which are not registered or unregistered. So अगर कोई फर्म अनरजिस्टर्ड है तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, राइट? तो दैट इज गिवन इन सेक्शन 69. वो सेक्शन, राइट, got effective from exactly 1 year after the law got applicable. So all section 74 except section 69 got applicable on 1st October 1932. Section 69 of the IPA 1932, which deals about the limitations of, right, unregistered firms, got applicable from और विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st October 1933. यहाँ पे सेक्शन 69 है, आप यहाँ पे देख सकते हो. सेक्शन 69 टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन. इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन. देयर इज वन स्टेट, आप कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज मैंडेटरी? आपसे मुझे, माय क्वेश्चन इज, यू हैव टू पिंग मी, कौन सा स्टेट है जहां पे इंडिया में रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज मैंडेटरी? ये पता होना चाहिए. दिस इज कॉमन सेंस, दिस इज वेरी आई विल से बेसिक नॉलेज. यस, इट इज अ महाराष्ट्र, राइट, जिसमें हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज अ मैंडेटरी. एक्सेप्ट महाराष्ट्र, बाकी सब स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज ऑप्शनल. ऑप्शनल है मतलब, राइट, अगर आपको पार्टनरशिप आप बनाते हो, फॉर्म करते हो बिजनेस के लिए, तो रजिस्ट्रेशन वहां पे मैंडेटरी नहीं है. बट अगर महाराष्ट्र में अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो वो रजिस्टर ही होनी चाहिए, देन ओनली इट इज ए पार्टनरशिप. और दूसरी बात ये भी पता होनी चाहिए, महाराष्ट्र में जब हम पार्टनरशिप रजिस्टर करने जाते हैं तो हमें पार्टनरशिप डीड सबमिट करनी होती है. जो ऑफिसर होता है उसका नाम होता है रजिस्टर ऑफ द फर्म, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ROF होता है. जैसे कंपनीज के केस में रजिस्टर ऑफ कंपनीज होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक ऑफिसर है जो पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के बारे में सब कुछ देखता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर महाराष्ट्र में अगर आपको पार्टनरशिप रजिस्टर करनी है तो दैट डीड मस्ट बी इन मराठी. ये भी पता होना चाहिए. मैंने क्या बोला? अगर आपको महाराष्ट्र में पार्टनरशिप रजिस्टर करनी है विच इज अ मैंडेटरी, तो वो डीड मराठी में होनी चाहिए इन ए लोकल लैंग्वेज. दैट इज अ मैंडेटरी. सो जनरली दो डीड्स बनाते, एक इंग्लिश में डीड बनाते और दूसरे एक मराठी में डीड बनाते. एंड रजिस्ट्रेशन करते टाइम हम दोनों डीड दे देते रजिस्टर करने के लिए, राइट. मराठी में होना मैंडेटरी है इन महाराष्ट्र. वो धीरे धीरे हम समझेंगे, राइट. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द राइट दिस लॉ. मैंने बोला, राइट, दिस लॉ गॉट एप्लीकेबल फ्रॉम विच डेट? 1st October 1932. all except section 69 which came into effect from 1st October 1933. This law is applicable to whole of India except state of Jammu and Kashmir. Try to understand. हमारे सिलेबस में 3 जो लॉज है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन सोगा एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तीनों लॉज जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल नहीं है. आप बोलोगे सर हमने उनका स्पेशल स्टेटस निकाल दिया है लास्ट ईयर में, बराबर. हाउएवर, राइट, वो उनका स्पेशल स्टेटस निकाल दिया गया है. These laws are still not applicable to the state of Jammu and Kashmir. So even today, Indian Partnership Act is not applicable to Jammu and Kashmir except Jammu and Kashmir. This law is applicable to each and every state in India. Then what is the scope of the law? Law किसके बारे में बात करता है? It lays down rules of law which related to the राइट पार्टनरशिप के रिलेटेड ये लॉ बात करता है. A contract of the partnership is a special contract. Try to understand. It is which contract? It is a special contract. Provisions of Indian Contract Act. तो मैंने क्या बोला, ध्यान देना. मैंने आपको बोला पार्टनरशिप itself is an agreement. पार्टनरशिप 2-3 लोग जब साथ में आके एग्रीमेंट करते, कॉन्ट्रैक्ट करते टू डू द बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट्स आउट ऑफ दैट, उस बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं, राइट. So it is a contract only. It is an agreement only. Try to understand. It is a special contract to carry on a business and to share the profits. Try to understand. Right? वो contract voluntarily है. हम इसको किसी को force करके partner नहीं कर सकते. Voluntarily लोग साथ में आके partnership करनी चाहिए. हम forcefully किसको नहीं कर सकते. Because forcefully अगर कोई contract होता है, that is not valid as per Indian Contract Act. So मैं बोल रहा हूँ, it is a special contract. तो
इसका मतलब है अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है तो सर इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कोई सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं क्या, प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं क्या, दैट कैन बी वन क्वेश्चन. यस, इवन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को एप्लीकेबल है अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कुछ अलग नहीं लिखा है. मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में अलग कुछ स्पेसिफिकली कुछ चीज मेंशन की है तो क्या प्रिवेल करेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रिवेल करेगा. इफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक चीज बोलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कुछ अलग बोलता है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को हम यूज करेंगे, उसका बेस लेंगे. बट अगर दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं है या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज ए साइलेंट, partnership act is a silent on some circumstances, right? In that case we will take the help of Indian contract because Indian contract is the base of the Indian partnership act. तो क्या लिखा है ध्यान देना, a contract of the partnership is a special contract. Provisions of Indian contract act 1872 also applied to the firms, partnership firms को contract act, because partnership firm is a contract, try to understand. सो मेन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके प्रोविजंस फर्म्स को अप्लाई करते हैं एक्सेप्ट वियर आईपीए स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स कॉन्ट्ररी. अगर आईपीए कुछ अलग बात करता है, स्पेसिफिकली बोलता है अलग कुछ. एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ए माइनर कौन होता है, द राइट हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज. डू यू एग्री विथ मी और नो? सो 18 इयर्स ऑफ एज जिसने कंप्लीट नहीं किया है, ही विल बी ट्रीटेड एज माइनर इन इंडिया. And as per Indian Contract Act, minor cannot enter into contract. Minor के साथ contract valid नहीं है. अगर एग्जाम्पल राइट आप माइनर हो और मैं आपको लोन देता हूं, यू आर ए माइनर, आई हैव गिवन यू लोन, और मैं बोलता हूं आप मुझे उस पर 6% इंटरेस्ट देना. अगर आप डिफॉल्ट करते हो, आई कैनॉट रिकवर दैट मनी फ्रॉम यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड. उसके कोई अलग सेक्शन है, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में देखोगे. जो इनिशियली मैंने आपको लोन दिया, मैंने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, दैट कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इज नॉट ए वैलिड. सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं है. हाउएवर इन पार्टनरशिप आपने सीखा होगा 12th में, देयर इज अ माइनर पार्टनर कंसेप्ट. सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ए माइनर कैन बी एडमिटेड टू हिज बेनिफिट्स इनटू पार्टनरशिप. अगर हम उसको बेनिफिट के लिए एडमिट करते हैं तो वो पार्टनर हो सकता है. तो नाउ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफिकली कुछ अलग बात कर रहा है कि वी कैन एडमिट माइनर एज ए पार्टनर फॉर हिज बेनिफिट. उसके बेनिफिट के लिए हम उसको पार्टनर ले सकते हैं. अब यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कुछ अलग स्पेसिफिकली बात कर रहा है. तो नाउ विच विल प्रिवेल, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल प्रिवेल ओवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. हमने क्या बोला ध्यान देना, as Indian Partnership Act is came out of Indian Contract Act, the provisions of Indian Contract Act will be applicable to partnerships as well. वो provisions applicable ही रहेंगे because partnership एक special contract ही है, और तो contract के जो भी provisions है वो applicable रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं. However, जहां पे Indian Partnership Act में specifically कुछ बोला है तो we will follow Indian Contract. क्या लिखा है, right? क्या लिखा है, एक्सेप्ट व्हेन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स कॉन्ट्ररी. कुछ अलग है, कुछ एक्सेप्शनली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल प्रिवेल एंड नॉट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. वेयर द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट. अगर कोई चीजों पे पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है, पार्टनरशिप एक्ट में कुछ लिखा नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी गाइडेंस ऑन सम स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, तो हम किसकी हेल्प लेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की लेंगे, राइट? द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट विल बी एप्लीकेबल. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो मैं हमेशा ये बोलूंगा कि दे विल गो हैंड इन हैंड. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लाइक कपल्स है, दोनों साथ में जाएंगे, दोनों साथ में जाएंगे. जहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफिकली कुछ बोलता है तो क्या प्रिवेल करेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रिवेल करेगा. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज बोली है और पार्टनरशिप में कुछ अलग चीज बोली है, उसके ही रिलेटेड, तो विच विल प्रिवेल, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल प्रिवेल. एंड जहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है, डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिकली, इन दैट केस हम किसकी सहायता लेंगे, हम किसका हेल्प लेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लेंगे. जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल अप्लाई, दैट इज सेक्शन 1 to section 75 की बात कर रहे हैं, राइट, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट विल बी एप्लीकेबल.
ये समझ में आना चाहिए। तो सेक्शन 1, राइट, मैं आपके बेयर एक्ट में आता हूं, ध्यान देना, राइट, क्या लिखा है ध्यान देना, दिस इज सेक्शन, राइट, ये भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, ध्यान देना, राइट, प्रीएम्बल, राइट, क्या लिखा है उन्होंने ध्यान देना। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज इंडियन, right, we are talking about the section 1 of the Indian Partnership at 1932, उसमें लिखा है this act is called as Indian Partnership at 1932, it is applicable to whole of India except state of Jammu and Kashmir. This law will came into effect from 1st October 1932 except section 69 which came into effect exactly after 1 year. This is section 1. So कोई भी एक्ट उठाओ उसका section 1 talks about the title of the law, right, वो कौन से स्टेट्स के लिए या कहां पे एप्लीकेबल है, ज्यूरिडिक्शन की बात करता है, टाइटल की बात करता है, ज्यूरिडिक्शन की बात करता है, एंड फ्रॉम व्हेन इट इज एप्लीकेबल, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। इन तीन चीजों का कोई भी लॉ उठाओ, फर्स्ट सेक्शन टॉक्स अबाउट दीज थ्री थिंग्स, राइट, टाइटल, एक्सटेंट एंड द कमेंसमेंट। नाउ, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड सेक्शन 3 talks about the relation of the Indian partnership at Indian contract. सेक्शन 3 क्या बोलता है ध्यान देना, यहाँ पे सेक्शन 3 आपके स्क्रीन पे, मैं बेयर एक्ट भी आपको रेफरेंस के लिए यूज करते जाऊंगा, ध्यान देना। एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, राइट, 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, क्या लिखा है, द अनरिपील्ड प्रोविजंस मतलब जो प्रोविजंस कैंसिल नहीं हुए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में सब सेक्शंस कैंसिल नहीं हुए, खाली सोगा के रिलेटेड एंड पार्टनरशिप के रिलेटेड कैंसिल हुए, उसके सिवा देखो हमारी लिस्ट थी, अगर आपको दिखेगा मैंने लिखा था ये सब सेक्शंस, यहाँ पे देखो, राइट, कौन से सेक्शंस कैंसिल हुए, ये सेक्शन 76 टू 123 एंड सेक्शन 239 टू 266, ये खाली दो सेक्शंस या ये इसके रिलेटेड सेक्शंस रिपील हुए, अदर देन दैट दे आर स्टिल देयर, ठीक है। तो हम ये बाकी सेक्शंस की बात कर रहे हैं, क्या लिखा है देखो, द अनरिपील्ड प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 save in so far as they are inconsistent with express provisions of this act shall continue to apply to the firm. Save in मतलब except, लॉ में एक्सेप्शन को सेव इन बोला जाता है। एक्सेप्शन, किसी चीज को एक्सेप्शन है हम बोलते हैं, राइट, अगर लाइक इकोनॉमिक्स में एक्सेप्शंस होते हैं, ऑन सिमिलर बेसिस अगर उसको लॉ में एक्सेप्शन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सेव इन। तो लिखा है द अनरिपील्ड प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल बी एप्लीकेबल एक्सेप्ट इफ they are inconsistent with the express provisions of this act. This act means IPA 1932 shall continue to apply to the firm. मतलब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एट 1872, राइट, इसके प्रोविजंस इफ नॉट इनकंसिस्टेंट विथ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 तो एप्लीकेबल रहेंगे, एप्लीकेबल टू फर्म्स, यस, फर्म को एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है। बट ठीक है, दूसरा इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विथ आईपीए, मैंने एग्जांपल दिया, माइनर का एग्जांपल दिया था, इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अलग बात करता है एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अलग बात करता है, दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट, दे आर नॉट टुगेदर, समझ में आ रहा है, अलग है वो दोनों, उस स्टांस पे वो अलग अलग है, उनका स्टांस अलग है उस सिचुएशन पे, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, राइट, इज नॉट एप्लीकेबल टू फर्म, फॉर दैट पर्पस इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फर्म। Or we are talking about which sections, the sections which were not repealed, the sections which are in force, जो अभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में है उनकी बात कर रहा हूं, those sections are still governs your firms if they are not in, right, contrary, they are inconsistent, try to, they are not inconsistent, they are not in contrary to
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये समझ में आना चाहिए. सो सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट एप्लीकेशन ऑफ राइट provisions of Indian Contract Act 1872 to the partnership firms. So अभी तक मैंने क्या क्या बोला ध्यान देना. I just started with the law. मैंने बोला कि Indian Partnership Act was right sourced from Indian Contract Act 1872. अगर हमें Indian Contract Act अगर हम पहला वाला पुराना वाला देखते हैं, चैप्टर 11 that is section 239 to 266, वो चैप्टर 11 में थे, उनको रिपील किया गया इनटू ए न्यू एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 1932. एज पार्टनरशिप इटसेल्फ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट है. द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आर एप्लीकेबल टू द पार्टनरशिप्स एज वेल. However, they are applicable only, they are not contrary. कुछ अलग नहीं बोल रहे than they are not contrary to Indian Partnership Act. अगर पार्टनरशिप एक्ट के साथ वो कंसिस्टेंट है, पार्टनरशिप एक्ट के साथ वो जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, तो ही वो एप्लीकेबल है, अदरवाइज दे आर नॉट एप्लीकेबल. एंड जहां जहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है, तो इन दैट केस वी टेक द रेफरेंस ऑफ व्हाट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये अगर समझ में आया है तो दिस इज रियली गुड. सेक्शन 1 हमने आज स्टडी किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड. We studied section 1 of Indian Partnership Act 1932, which talks about, right, which talks about the name of the law. The name of the law is Indian Partnership Act 1932. Then, right, is extent, ये किसके लिए applicable है? It is applicable to whole of the India except state of Jammu and Kashmir. The commencement of the law got, right, came into force from 1st October 1932 except section 69. मैंने section 69 भी बोला, वो क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे. section 69 talks about the limitations of unregistered firm, right, उसके बारे में मैंने right बोला कि वो section एक साल के बाद applicable हुआ, section 1, and then मैंने बोला section 3, right. section 3 में talks about the applicability of the Indian Contract Act. मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं सेक्शन 3 के रिलेटेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपको एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट का बैकग्राउंड नहीं है तो जल्दी समझ में आता, तो मुझे थोड़ा रेफरेंस देना पड़ेगा. मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या बोल रहा हूं, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक्स अबाउट, राइट, Who can enter into contract? कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इसके बारे में एक सेक्शन बोलता है. The 3 persons can enter into contract. 3 टाइप्स के लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. एक, ए मेजर, मतलब माइनर कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड, ठीक है, मेजर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. देन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड cannot enter into contract, मतलब person of sound mind, जिसको sound mind मतलब who understand what is correct and what is wrong. हम इकोनॉमिक्स में उसको रैशनल पर्सन बोलते थे, सिंपल वर्ड्स में रैशनल, who understand what is correct and what is wrong. समझ में आ रहा है? at a given point of time a person of sound mind can enter into contract. And third, a person who is not disqualified from entering into contract. मैं यहां पे लिखता हूं तो समझ में आ जाएगा. छोटी छोटी चीजें मैं लिंक करते रहूंगा, इट विल टेक टाइम, बट यस ऑब्वियसली हर चीज समझ में आ जाएगी. मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 3 ऑफ IPA 1932. सर हमें सेक्शंस याद रखने हैं क्या? डेफिनेटली नहीं. इवन मुझे भी सब सेक्शंस याद नहीं रहते, बट वो रिवाइज करने के बाद वो अपने आप क्लिक होते हैं. सेक्शन 3 ऑफ IPA टॉक्स अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ व्हाट, एप्लीकेबिलिटी of, right, ICA 1872 to the firms. ठीक है, ध्यान देना.
Section 11 of ICA, Indian Contract Act 1872, talks about, right? It talks about competent person. Right? The persons who are competent to enter into contract. कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? That is given in section 11 of Indian contract. कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? ये तीन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके सिवा बाकी लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. उसमें लिखा है फर्स्ट पर्सन, ए मेजर. सेक्शन पॉजिटिवली लिखा है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इसका ही मतलब निगेटिवली हम ले सकते हैं कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते. मेजर कर सकता है, इसका ही मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. इसका ही मतलब माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. सेक्शन में लिखा है ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. ऐसे सेक्शन में लिखा है. इसका ही मतलब ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड उन्होंने लिखा है, राइट, पर्सन ऑफ साउंड माइंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. इसका है मतलब अनसाउंड माइंड वाला पर्सन, ए पर्सन विथ अनसाउंड माइंड, इनसेन, राइट, इनसेन, पागल हो गया है वो. समझ में आ रहा है? इडियट, ये टर्म्स यूज किए लॉ में, मैं नहीं यूज कर रहा हूं. अगर कोई पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, मींस ही कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज करेक्ट फॉर हिम, व्हाट इज रॉन्ग फ्रॉम हिम. कोई एकदम हाई फेवर में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एकदम हाई फेवर में, he cannot enter into contract at that point of time. He is not a sound mind at that point of time. Drunkard is not a sound mind. He is not a person with a sound mind. पूरी चढ़ी है उसको. अगर वो पी के एकदम पूरा टल्ली है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, that contract is not valid because he is not a person of sound mind. Try to understand. A person मतलब unsound mind मतलब हमेशा वो unsound mind रहेगा ऐसे नहीं. अगर कभी वो unsound mind में, like drunkard, बहुत पीने के बाद become unsound mind. Try to understand. वो पिया है और वो कोई प्रॉमिस करता है और कल जाके आप उसको बोलते हो भाई तूने ये प्रॉमिस किया, तू एग्जीक्यूट कर. ही इज नॉट लायबल टू एग्जीक्यूट बिकॉज उसने जब आपको प्रॉमिस किया या जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना, वो नशे में था, वो पूरा टल्ली था. ही वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब अनसाउंड माइंड कैन बी लाइक लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड. उस पीरियड में ही कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड. पार्टनरशिप इटसेल्फ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट. देन C, right? C में आता है a person who is not disqualified from entering into contract. इसका मतलब कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है? पर्सन who is disqualified to entering into contract cannot enter into contract. अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. मतलब ये तीन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. पार्टनरशिप इटसेल्फ इज ए कॉन्ट्रैक्ट. अब क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. सर एग्जांपल दे सकते हो. who is not disqualified. दो नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मतलब पर्सन हु इज अ क्वालिफाइड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. नॉट डिस्क्वालिफाइड मतलब ही इज अ क्वालिफाइड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. एग्जांपल देता हूं. एलियन इनेमी, आपके लिए नया रहेगा. एलियन इनेमी, if a person is alien enemy, he cannot enter into contract. कौन होता है alien enemy? Example, India is at a war with Pakistan. war with Pakistan. जब वॉर चल रहा है तब की बात कर रहा हूं. आप बोलोगे सर डेली हम, राइट, पाकिस्तान के साथ हमारी जमती नहीं. मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं. जब हम वॉर पे उनके साथ, सपोज आज वॉर स्टार्ट हो गया एंड आई हैड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ए पाकिस्तानी पर्सन. एक पाकिस्तान के बंदे के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा. दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड. वॉइड मींस नॉट वैलिड. दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड बिकॉज
जब वॉर स्टार्ट हुआ दैट पर्सन बिकेम एलियन एनिमी. मतलब मेरी कंट्री, जिस कंट्री का मैं सिटीजन हूं, वो कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ वॉर पे है, तो ऑल सिटीजन्स ऑफ दैट अदर कंट्री बिकम्स एलियन एनिमी. एंड इन दैट केस जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी सस्पेंडेड. वो टाइम बीइंग सस्पेंडेड होगा. कब तक सस्पेंडेड होगा? जब तक वो वॉर खत्म नहीं होता तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड होगा. वॉर खत्म होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट फिर से स्टार्ट होगा. या अगर मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ड्यूरिंग दैट वॉर आई कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सच पर्सन. द पर्सन इज कॉल्ड एज एलियन एनिमी. मेरे लिए वो एलियन एनिमी रहेंगे, उनके लिए मैं एलियन एनिमी रहूंगा. समझ में आ रहा है? उनका भी एक्ट रहेगा, राइट, जो वहां पे पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट गवर्न करता होगा, उसमें भी ऐसे ही कुछ लिखा होगा. सो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना. सो ए मेजर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ए पर्सन ऑफ ए साउंड माइंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. एंड थर्ड मैंने बोला a person who is a qualified to enter into contract. law ने किसी law has not qualified alien enemy to enter into contract. पाकिस्तान का हर बंदा एलियन एनिमी हमेशा नहीं रहता है. जब वॉर चालू होता है तब वो एलियन एनिमी रहेगा. समझ में आ रहा है? टुडे देयर इज नो वॉर, सो राइट, इन दैट केस ही इज नॉट एलियन एनिमी. आई कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, या मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो चलेगा मेरा. बट अगर आज शाम को वॉर स्टार्ट हो जाता है, मोदी जी रात को 8 बजे आके बोलते हैं वॉर स्टार्ट हो गया, at that point of time he becomes alien enemy and that contract will get suspended, or I cannot enter into a new contract with such people. I simply mean, try to understand. तो वहां पे लिखा है the persons who can enter into contract, और यही persons, try to understand, पार्टनरशिप के लिए भी, because partnership is a contract. यही लोग पार्टनरशिप में पार्टनरशिप कर सकते हैं. इसका मतलब, राइट, माइनर एक्चुअली पार्टनर नहीं होना चाहिए. However, IPA स्पेसिफिकली बोलता है कि माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? माइनर कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. माइनर्स के साथ के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है. एब इनिशियो फ्रॉम इनिशियल दे आर वॉइड, दे आर नॉट वैलिड. हाउएवर, राइट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफिकली बोलता है कि नहीं, माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं पार्टनरशिप में फॉर माइनर्स बेनिफिट. तो यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. तो क्या प्रिवेल करेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रिवेल करेगा. दिस इज वन एग्जांपल जहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल प्रिवेल. दूसरा एग्जांपल देता हूं. कैन वी एंटर इनटू पार्टनरशिप विथ ए एलियन एनिमी इज अ क्वेश्चन. नाउ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट टॉक अबाउट दिस. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये नहीं लिखा है कि वी कैन एंटर इनटू पार्टनरशिप विथ एन एलियन एनिमी. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट एज टू पार्टनरशिप विद एलियन एनिमी. तो अब वो साइलेंट है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो हमें किसका रेफरेंस लेना पड़ेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रेफरेंस लेना होगा. एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? यू कैन नॉट एंटर इनटू ए एलियन एनिमी. समझ में आ रहा है? तो पार्टनरशिप तो कुछ नहीं बोल रहा है. मतलब अगर वॉर चल रहा है तो कैन आई एंटर इनटू पार्टनरशिप विद ए पाकिस्तान सिटीजन? राइट, वॉर चल रहा है तब वो एनिमी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज नहीं. ठीक है, वॉर चल रहा है, can I enter into partnership with a right Pakistani citizen is a question mark. मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को ढूंढ रहा हूँ, अरे किधर है क्या, किधर है क्या? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट. अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है तो मुझे किसका रेफरेंस लेना होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रेफरेंस लेना होगा. एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11 says you cannot enter into contract with the people who are disqualified to enter into contract, and one of those person is alien enemy. So I cannot enter into पार्टनरशिप विद एन एलियन एनिमी. जब हमारा वॉर चल रहा है तब मैं वो उसके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता. तो मैंने दो एग्जांपल दिए. माइनर के केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज इनकंसिस्टेंट विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. एंड एलियन एनिमी का एग्जांपल दिया मैंने कि एलियन एनिमी के केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट. सो आई टुक द रेफरेंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि यू कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद एलियन एनिमी. Therefore, I cannot form a partnership with alien enemy, or I cannot admit him as a partner, right? I cannot admit a alien enemy as a partner. So this is section 3. I talked about two sections today. One, section 1, right? It talks about the name, extent, and the commencement. Don't remember the sections. मुझे पता है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ. Section 3 की बात की, which talks about applicability of the Indian contract to the firms. ठीक है? So right,
हम यहाँ पे थे तो मैंने आपको बोला अभी तक मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, कल से हम और डिटेल में जाएंगे, हम हर एक चीज समझेंगे, राइट। आई थिंक 6:05 हुए तो वी कैन स्टॉप फॉर द डे, ठीक है। सो कल मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। आई विल बी शेयरिंग वन जो नोट्स है क्लास के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के, वो मैं शेयर कर रहा हूँ पीडीएफ। दूसरा बेयर एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का बेयर एक्ट, मतलब जो सोर्स एक्ट है वो। एंड तीसरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी मैं बेयर एक्ट शेयर करूंगा फॉर योर रेफरेंस। अगर जब जब मैं बोलता हूँ, लाइक मैंने बोला सेक्शन 11, तो आप वहां पे जाके बाद में आप पढ़ भी सकते हो। ये 3 चीजें मैं शेयर करूंगा। वी विल बी कवरिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इफ एनीवन हैज क्वेश्चन प्लीज आस्क मी राइट नाउ, प्लीज अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इफ एनीवन हैज क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। मैंने पार्टनरशिप क्या है वो भी बात नहीं की, मैंने कुछ नहीं बात किया, खाली मैंने लॉ कैसे एप्लीकेबल हुआ ये मैंने बात की है। अच्छा एक सेकंड, हाँ अनीश प्लीज। हाँ सर, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर फर्स्ट हैड एन तेरा आवाज कट हो रहा है, आवाज कट हो रहा है, ठीक से नहीं आ रहा है। हाँ ठीक से बोलो। तेरा आवाज कट हो रहा है, प्लीज टाइप द क्वेश्चन, आई विल टेक यूर क्वेश्चन। तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर, ठीक है। हाँ तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ मैडम बोलो। सर कोई इंडियन सिटीजन डिस्क्वालिफाइड हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट से? हाँ मैडम हो सकता है। इंसॉल्वेंट, यू कैन नॉट एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद ए इंसॉल्वेंट पर्सन, बराबर ना? करेक्ट, ओके। हाँ तो अगर मैं इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ पार्टनरशिप करता हूँ, दैट पार्टनरशिप इज नॉट वैलिड पार्टनरशिप। समझ में आ रहा है? तो वही मैं समझा रहा हूँ। एक्चुअली ये सब चीजें ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लिखे। आई हैव डायरेक्टली, एक्चुअली हम पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और बाद में पार्टनरशिप लेते हैं, बट अभी बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 थोड़ा शेड्यूल चेंज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल बी गिविंग रेफरेंसेस, ठीक है, डोंट वरी। सो अनदर एग्जांपल, रियली गुड क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। Another example is we cannot enter into contract with a insolvent person. So a partnership with a insolvent person is not a partnership. ठीक है? Okay. Thank you, sir. Yes, welcome. उसके बाद अन्वेश, yes. हेलो सर। हाँ? आपने जो बोला था सोगा का, हाँ? उसका वो पहले आईसीए का 76 to 123 था ना सेक्शन? Yes, yes. To be very frank, आईपीए टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे एग्जैक्टली सेक्शंस भी नहीं पता है। मैंने आज वो एक्चुअली देखा, बिकॉज पहले क्या होता था दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट वो देखा है, वो दैट यूज्ड टू बी सेक्शन 76 to 123। यस। हाँ। अच्छा, ये वो पार्टनरशिप का 239 to 266, यस पहले। बस इतना ही। थैंक यू। ओके नेक्स्ट, मैं और एक क्वेश्चन है किसका, तो हाँ मैम बोलो मैम। नहीं सर, आई फॉरगॉट टू लोअर द हैंड। ओके नो इश्यूज मैम। उसके बाद संयम, यस प्लीज। संयम मैं तुझे अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ हाँ संयम प्लीज। हेलो। हाँ सर एज यू सेड कि कुछ मामले में आईपीएस साइलेंट रहता है, सो मतलब कुछ अमेंड सर कुछ मामलों में आईपीएस साइलेंट रहता है, राइट? बराबर। हाँ हाँ, तो इतने सालों से सर कुछ अमेंडमेंट क्यों नहीं हुआ आईपीए में? लाइक कुछ स्पेसिफाई क्यों नहीं किया आईपीए में? होते हैं ना अमेंडमेंट, मतलब नहीं। हाँ देख, मतलब कुछ ऐसे मामले अभी तक। एग्जांपल मैं तुझे सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी कोविड-19 के वजह से लॉकडाउन है। डू यू थिंक कि 100% हर चीज इफेक्टिवली हो रही है? क्या हो रहा है? डेली नई नई चीजें पता चलती है, इसलिए डेली नए नए नोटिफिकेशंस आते हैं। मैं तुझे एग्जांपल देता हूँ, जीएसटी के केस में हम सीए लोग इतने परेशान हैं। सीए लोग क्यों परेशान है कि अरे आज जो काम करे वो कल एप्लीकेबल होगा ही नहीं होगा, बिकॉज कल फिर चेंजेस आ जाएंगे। बच्चे परेशान है, स्टूडेंट, क्योंकि आज जो पढ़ा है वो कल नहीं हो सकता एग्जाम के लिए, बिकॉज डेली चेंजेस हो रहे हैं। तो लॉ देखो, लॉ जब बनाया गया है तो मैक्सिमम चीजें ने सोच के बनाया जाता है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस चेंजिंग इन्वायरमेंट। देखो बिजनेस करने के कितने अलग अलग तरीके बने। आई नेवर थॉट कि हम ऐसे कभी क्लासेस लेंगे जूम पे, बट वी आर सपोज टू चेंज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो बिजनेस चेंज होता रहेगा, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज होता रहेगा, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता रहेगा, तो उसमें चेंजेस आते रहेंगे। एग्जांपल की और मैं बात देता हूँ कि जब महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया, बराबर ना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे अगर महाराष्ट्र में कोई अनरजिस्टर्ड है और बाकी जगह पे अनरजिस्टर्ड है, उनके लॉज अलग है, क्योंकि महाराष्ट्र में अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप होनी ही नहीं चाहिए।
तो उसके लिए और स्ट्रिक्ट कर दिया उन लोगों ने, तो उसका अलग सेक्शन आ गया, दैट केम बहुत लेट आ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट डे से महाराष्ट्र में एप्लीकेबल नहीं था, महाराष्ट्र में पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन बाद में एप्लीकेबल हुआ, तो धीरे धीरे चेंजेस होते। तो एक्चुअली हम उतना, मैं कब कौन सा आया ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि चेंजेस होते रहेंगे डेफिनेटली, ठीक है। ओके सर, ओके। एंड दूसरी, अगर इस पे मैं संयम के और क्वेश्चन पे अगर मैं बात करता हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इट इज, देखो पार्टनरशिप खुद एक कॉन्ट्रैक्ट है, और वो खाली पार्टनर्स के ड्यूटीज, पार्टनर्स के राइट्स के बारे में बात करता है, उसके सिवा भी बाकी सब चीजें रहती है, राइट। तो वहां पे हमें कॉन्ट्रैक्ट का हेल्प लेना ही पड़ेगा। यस ओजस, योर क्वेश्चन। ओजस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओजस, कैन यू हियर मी? हाँ, यस। सर एक जन कितने पार्टनरशिप कर सकता है? अच्छा ठीक है, एक्चुअली दैट वाज माय टुमारोज टॉपिक, कितने लोग पार्टनर हो सकते हैं। इट्स होमवर्क फॉर यू, आपको ही ढूंढना है कितने पार्टनर हो सकते हैं। कल तो मैं वैसे भी लेने वाला हूँ, राइट। जो आपने 12th में सीखा था दैट इज रॉन्ग, 10 पार्टनर्स फॉर बैंकिंग एंड 20 फॉर नॉन बैंकिंग, बराबर, वो 2013 में चेंज हो गया, वो 2013 में चेंज हो गया। टुडे, राइट, द लिमिट्स आर डिफरेंट। इट इज योर होमवर्क कि आपको ढूंढना है कितने पार्टनर्स रहेंगे। कोई लोगों को पता होगा या कोई लोगों को पता नहीं होगा, कोई बात नहीं है, राइट, वो मैं ले लूंगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, कश्मीर हैड अ डिफरेंट, देखो अनिश ने पूछा है, कश्मीर हैड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, आफ्टर द डिवीजन ऑफ स्टेट। देख, is the law now applicable to union territory of Ladakh? Try to understand, we are talking about, right, the entire, वो पूरा रीजन की बात कर रहा हूं मैं। पहले जो जम्मू कश्मीर में था ना, वो पूरे रीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पूरे रीजन के लिए, तो ऑब्वियसली उसमें लद्दाख भी आ गया, ठीक है। आज भले वो यूनियन टेरिटरी है, बट स्टिल, राइट, वहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर मेजर पार्टनर कैन टेक पार्ट इन अदर, is minor partner can take part if other partner consent in, right? Yes, try to understand, minor can be a partner provided all other partners are agree to it and he can take part, but try to understand, right, minor has some limitations, ऐसे नहीं, right। तो वो questions minor as a partner, types of partners में और डिटेल में आ जाएगा, rights of minor, liabilities of the minor, वो सब उसमें मैं कवर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद अगर पार्टनर की डेथ होती है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है क्या? अच्छा मैडम, दैट इज गवर्न बाय, राइट, यूर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई वोंट, ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट, अगर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, एग्जांपल, आई एम वेरी ग्रेट पेंटर, मैं बहुत बड़ा पेंटर हूँ, और मैंने, मैडम ये पता नहीं क्वेश्चन किसने पूछा है, राइट, मैं उसको आंसर दे रहा हूँ सबके लिए। क्वेश्चन इज, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद अगर जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया अगर उसकी डेथ होती है तो क्या रहेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल, सपोज मेरा शॉप है, आई एम ए सोल प्रोप्राइटर, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी कस्टमर के साथ कि मैं तुझे गुड्स सेल करूंगा। अगर मेरी डेथ हो गई, इन दैट केस मेरा, सपोज मेरा बेटा मेरा बिजनेस चला रहा है, ही विल ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दैट इज पॉसिबल। वो कस्टमर ये नहीं बोल रहा कि वो मुझे मेरे से गुड्स चाहिए, बिकॉज दोज गुड्स आर जनरल इन द नेचर। समझ में आ रहा है? अब दूसरा एग्जांपल देता हूं, मैं बहुत बड़ा पेंटर हूं या मैं बहुत बड़ा सिंगर हूं, और मैंने बोला है कि मैं तुम्हारी पेंटिंग करने वाला हूं। अब क्या हो रहा है, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया मेरे साथ कि मैं पेंटिंग करके देने वाला हूं आपका, मेरी डेथ होने के बाद मेरा बेटा बोलता है कि वो पेंटिंग करवा के देगा। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग स्पेशल स्किल। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो जाते हैं ऑन माय डेथ। मैंने बोला है कि मैं एक कॉन्सर्ट रखूंगा, बहुत बड़ी कॉन्सर्ट रहेगी, आई एम वेरी फेमस सिंगर, मेरी डेथ होने के बाद नो वन कैन रिप्लेस मी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच इन्वॉल्व स्पेशल स्किल्स गेट कैंसल्ड, गेट डिस्चार्ज, कैंसिल नहीं बोलूंगा, डिस्चार्ज बोलूंगा, डिस्चार्ज, राइट, ऑन डेथ ऑफ सच पर्सन। सो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सीखोगे, लास्ट चैप्टर में ऑनर एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप वो सब चीजें सीखोगे, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, सर व्हाट इफ person has sound mind while entering into contract but after entering into contract he gets in like consume, मतलब तू शायद से, मुझे लगता है तूने कबीर सिंह का एग्जांपल दिया है, वो जाते टाइम बोलता है 2 घंटे में फोन कर, फोन नहीं आएगा तो ब्रेकअप,
और बाद में जाके वो इंजेक्शन वगैरह दवाइयां लेता है। सिंपल एग्जांपल मैं तुझे बोलता हूँ, हमें देखना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब वो इनसेन था, अगर वो इनसेन था, अगर ही वाज ऑफ अनसाउंड माइंड तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ही वाज सेन, he was of sound mind, that contract is valid. Try to understand. So हमें देखना होता है at the point of entering into contract. समझ में आ रहा है? So वो क्वेश्चन कब इंसेन है? अगर कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम वो सब कुछ ठीक है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a normal person can be part of many partnership. अच्छा, can a person can be part of many partnership? Yes, I can be partner in different partnership provided other partners agree with that. This is my answer. ठीक है, वो आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर में आ जाएगा, डोंट वरी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं तो राइट हम अच्छा सो सम क्वेश्चंस जिनका मैंने बोला, जब मैं स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, इंक्लूड्स ऑब्वियसली जो नया आया है वो भी इंक्लूड हो रहा है, दैट इज यूनियन टेरिटरी। फिर क्वेश्चन था माइनर कैन टेक पार्ट इन द एक्टिविटीज, वो मैं माइनर पार्टनर उसके राइट्स एंड उसके ऑब्लिगेशंस में बात करूंगा। फिर बोला था कि अगर किसी की डेथ होती है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा क्या? मैंने बोला जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें स्पेशल स्किल इन्वॉल्व नहीं होती है, स्पेशल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिन्यू होंगे। बट वो सब कॉन्ट्रैक्ट जिसमें स्पेशल स्किल है, जैसे पेंटिंग रहा, सिंगिंग रहा, समझ में आ रहा, ऐसे जहां पे वही बंदा चाहिए, in that case such contracts will get cancelled, discharged on the death of that person. And the last question was, can a person be a partner into multiple partnerships? Yes, provided other partners agree to that. ये सब क्वेश्चंस धीरे धीरे इसका और डिटेल में आंसर्स आ जाएंगे, राइट, जैसे जैसे हम उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, इसके सिवा किसका और क्वेश्चन है क्या? ओके, राम, आई विल टेक योर क्वेश्चन। ठीक है, हाँ राम प्लीज। हेलो सर। हाँ यस। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज अपन दोनों किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, एंटर हो गए, एंड कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड जरा सा लंबा है, लाइक 10 years, एंड अपन मतलब बीच में कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही पूरा एक्ट ही चेंज हो गया, तो किसको फॉलो करने का, पुराने एक्ट को या नए एक्ट को? अब एग्जांपल मैं तुझे देता हूँ, कंपनीज एक्ट 2013 में चेंज हो गया, कंपनीज एक्ट 2013 में चेंज हो गया और नया कंपनीज एक्ट आ गया। इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि सब कंपनीज बंद हो गए पहले वाले, नहीं। नाउ जहां से नया एक्ट एप्लीकेबल होगा, वी हैव टू फॉलो द न्यू एक्ट, नॉट द ओल्ड एक्ट। समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली उसके लिए हमें टाइम दिया जाता है। जैसे हमारे वैट, अगर तू वैट से जीएसटी जब आया तो ऑलमोस्ट हमें 6-7 मंथ्स थे टू अडॉप्ट टू द न्यू लॉ। समझ में आ रहा है? तो जब जो एक्ट जहां से एप्लीकेबल होगा हमारे लिए वो एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, वैसे अब जब नया एक्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली पुराना एक्ट बंद हो गया है, तो पुराने एक्ट को हम फॉलो करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ठीक है,